स्वागत है पीआर फिजिक्स एकेडमी में। हम लोग आज क्लास 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके आज 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 to की पावर -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहां पर दो तीन चीजें समझने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात, इन एयर यानी कि दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं उनके बीच में एयर है। तो एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 into 10 to की पावर -7 कूलम, और एक दूसरा रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 3 into 10 to की पावर -7 कूलम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो ये एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव होंगे और हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, F = 1/4πε0। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, 9 into 10 to की पावर 9 इंटू 2 into 10 to की पावर -7 इंटू दूसरा चार्ज 3 into 10 to की पावर -7 डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.3 का स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6 into 10 to की पावर -3 न्यूटन। अब इस फोर्स से इसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव टाइप का होगा। तो चूंकि दोनों सेम साइन के हैं यानी कि सेम टाइप के चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसका जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा। मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी आपको कि इन्होंने क्या कहा है कि दोनों के बीच में एयर है। अगर कोई मीडियम होता तो यहाँ पर 4πε0 k का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एयर है इसलिए 1/4πε0 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? What is the force on the second sphere due to the first? ये कह रहे हैं कि वही दो स्मॉल स्फीयर रखे गए हैं और इस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है -0.8 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। पहली बात तो साइन अपोजिट है तो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होगा। फॉर्मूला वही यूज करेंगे, F = 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब चूंकि हमको आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर को इधर ले आए और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन F आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 9 into 10 to की पावर 9 इंटू पहला चार्ज 0.4। अब चूंकि ये माइक्रोकूलम में है तो इसको 10 to की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू Q2 है 0.8, ये भी माइक्रोकूलम में है तो इंटू 10 to की पावर -6 डिवाइडेड बाई F न्यूटन में है तो ऐसे ही लिख लेंगे 0.2 न्यूटन। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो R की वैल्यू आएगी 0.12 मीटर। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन R = 0.12 मीटर। तो पहला जो पार्ट था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, 0.12 मीटर हमारी डिस्टेंस आ जाती है।
अब सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, फर्स्ट की वजह से दूसरे पर कितना फोर्स लगे। तो देखिए जितना फोर्स पहला दूसरे पर लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा पहले पर लगाता है, यानी कि दोनों फोर्स बराबर होंगे। यानी कि इसके सेकंड पार्ट में जो फोर्स आएगा वो आएगा 0.2 न्यूटन का, यानी कि फोर्स दोनों बराबर ही है। करते हैं अगले क्वेश्चन। एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस, look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो ये कह रहे हैं कि रेशो क्या निकालना हमको, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये रिलेशन किसके बीच में, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, के का मतलब है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। कैपिटल जी का फॉर्मूला वो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 मिलता है, कहीं पर 1.67 भी होता है, 10⁻27। हमने सिर्फ स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो पुट कर दी और इसका आंसर आता है 2.29 इंटू 10⁻39। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक डायमेंशनल लेस है, तो भाई इसका अगर हम डायमेंशंस पुट करते हैं तो हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ की डायमेंशंस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। अब यहां पर देखिए कि दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, ये रेशो क्या बता रहा है। तो देखिए अगर हम ऊपर लिख दें तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर हम इसका रेशो निकालें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 2.29 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2.29 इंटू 10⁻39 टाइम्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना स्ट्रॉन्ग होता है। आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉलेस्ट फोर्स, वेरी वीक फोर्स। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको चाहे तो लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स much larger than gravitational। क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि भाई इस वैल्यू बता क्या रही है, तो ये वैल्यू हमको यही बात बता। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बॉडी का वो क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइजेशन का अर्थ है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है या चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो वो होल नंबर में हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हो या 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हो, 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हो, ऐसा नहीं होता। या तो 1 होगा, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, यानी कि होल नंबर में ट्रांसफर होंगे, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं हो सकते।
जब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होंगे तो चार्ज भी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में हुआ होगा, उसके बीच में पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं कि द चार्ज ट्रांसफर देखेंगे इसको, द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर one body to another in integral multiple of charge of electron। इसको हम लोग लिखते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। इसी पर चार्ज कितना आ सकता है, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, या तो आए होंगे या फिर गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट। वो कह रहे हैं कि जब हम मैक्रोस्कोपिक व्यू में लेते हैं, लार्ज स्केल में लेते हैं, तो क्वांटाइजेशन वाली बात सही नहीं होती। अब लार्ज स्केल में देखिए, अगर हम कहें कि 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि भाई, तब हम लिख सकते हैं कि 5/2 या 3/2 जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। क्योंकि अगर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बहुत बड़े लेवल पर आता है। तो अगर कोई कहे कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कहां पर वायलेशन होता है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इसमें वायलेशन होता है। क्योंकि बहुत बड़े लार्ज नंबर की जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, तो वहां पर जो ट्रांसफर होता है वो कंटिन्यूअस माना जाता है, उसको हम क्वांटाइजेशन की फॉर्म में नहीं लेते हैं। तो लिखेंगे, इसका बी पार्ट लिखेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल is very large as compared to charge on one electron। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसका वायलेशन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charges। अब क्या होता है कि मान लेते हैं जब हम एक गिलास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो रब करने से उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो कि लूजली बाउंड होते हैं विद न्यूक्लियस, वो एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। जिस पर गए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिससे गए उस पर पॉजिटिव चार्ज।
यानी कि एक तरफ जहां नेगेटिव चार्ज पैदा होगा वहीं पॉजिटिव चार्ज भी जरूर अपीयर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर ना हो और दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां से ही कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का प्रिंसिपल आता है कि आइसोलेटेड चार्ज, अकेला चार्ज, नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, वो ना तो अकेला कभी पैदा होता है और ना ही कभी नष्ट होता है। तो जैसे मान लेते हैं इसमें ग्लास रोड है, और ग्लास रोड को जब हम एक सिल्क के क्लॉथ पर रब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक सिल्क के क्लॉथ पर रब करते हैं, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क के क्लॉथ पर आ जाते हैं। तो इस पर तो आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि जिससे गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस पर गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम और बॉडी के साथ भी करते हैं, तो बाई फ्रिक्शन वहां पर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, और हमको यह बात मालूम है कि F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी कि दूरी बढ़ने के साथ उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम होता चला जाता है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो सबसे लूजली बाउंड होता है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड हो जाए तो इसको छोड़कर वो दूसरी बॉडी पर चला जाता है, और जब दूसरी बॉडी पर पहुंचेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो जाएगी, एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चूंकि जिससे गया है, पहले तो वैलेंस था, पहले तो न्यूट्रल था, बराबर थे पॉजिटिव और नेगेटिव, जब नेगेटिव चला गया तो इस वाली बॉडी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो एक पर पॉजिटिव और एक पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो देखिए, एक पर पॉजिटिव आया तो दूसरे पर नेगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव आ जाए और दूसरे पर पॉजिटिव ना आए, या पॉजिटिव रह जाए और दूसरे पर नेगेटिव ना आए। तो यहां पर कहते हैं कि आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड मीन्स अकेला, आइसोलेटेड चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो वो अकेला पैदा होगा ना ही अकेला नष्ट। ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और क्या हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 पॉइंट चार्ज QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? वो कह रहे हैं कि भाई एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों कोनों पर, एक स्क्वायर के चारों कोनों पर, इसे स्क्वायर ले लेते हैं, लेते हैं ये स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर ले लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, होने राज बना लेते हैं, ये इसका मिड पॉइंट। ए पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, बी पर रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, सी पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और डी पर रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर हम 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दें
तो उस पर कितना फोर्स। तो देखिए यहां पर बात समझने की है कि अगर हम एक एक कर कर लेते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो 2 माइक्रो कूलम है, तो ये 1 माइक्रो कूलम को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा इस साइड, और इधर भी 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 माइक्रो कूलम इसको रिपेल करेगा इस साइड। तो देखिए 2 माइक्रो कूलम एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और डिस्टेंस भी बराबर है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 10 सेंटीमीटर की साइड है, स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल होगा इसकी हाफ भी बराबर हो। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि एफ ए बैलेंस कर लेगा एफ टी के लिए। उसी तरह 5 माइक्रो कूलम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एफ बी इसको अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह इधर भी 5 माइक्रो कूलम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ डी। तो यहां पर हमको मालूम पड़ रहा है कि एफ ए जो है वो बराबर है एफ सी के, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है, डिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। उसी तरह एफ बी बराबर है हमारा एफ डी के। तो चारों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गए और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए अगर हम नेट फोर्स की बात करें कि भाई इस पर नेट फोर्स कितना होगा 1 माइक्रो कूलम पर, तो वो 0 होगा, क्योंकि सबने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर मिड पॉइंट पे कहीं पूछे तो ज्यादातर क्वेश्चन 0 आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, दिस इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट। पहली बात कर, वो कह रहे हैं कि वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव तक जाएगी। ये पॉसिबल नहीं होता कि बस यहां से चली, बीच में ब्रेक हो गया फिर से स्टार्ट हो गई, बीच में ब्रेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात, अभी हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तभी बनेगी जब चार्ज वहां पर होगा, चार्ज की उपस्थिति होगी। अब चार्ज की प्रेजेंस है, तो इसका अर्थ है कि इस जगह उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई और यहां से फिर से शुरू हो गई। अब ये आप सोचिए ये कैसा पॉसिबल है कि एक पूरा रीजन है और उस रीजन में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए और वहीं से दूसरी की शुरू हो जाए थोड़ी दूरी पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका यही है कि भाई ये हमेशा एक कंटिन्यूअस फॉर्म में रहती है और एक डायरेक्शन को शो करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करती है कि भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन है। यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाला जो लॉ है वो वायलेट हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहे हैं और यहां से शुरू हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। पहली बात तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव इन कंटिन्यूअस फॉर्म, इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस show a direction and if there is a break between field lines, it means it violate, it
इस तरह नहीं लिखे, इस तरह लिखे, अनफॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो जो फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। देखिए, अगर मान लेते हैं एक फील्ड लाइंस ये गई हमारी और दूसरी ये गई, मान लेते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही। अब इस जगह अगर हम देखें इसका टेंजेंट बनाएं, टेंजेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं तो इस जगह दो डायरेक्शन होंगी, एक डायरेक्शन ये होगी और एक डायरेक्शन ये होगी। अब किसी भी एक पॉइंट पर एक ही फील्ड में फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन होगी। इसलिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट। तो लिखेंगे इफ टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर, then at the point of intersection, at the point of intersection, there is two direction of electric field line. This is not ये पॉसिबल, तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 2 point charges QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? ये कह रहे हैं कि भाई दो चार्जेस है, QA यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और एक दूसरा रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम और इनकी बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मान लेते हैं मिड पॉइंट ए है। चलिए, अब हम जो मिड पॉइंट पर मानते हैं तो वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज मानते हैं और उसकी जो साइन मानते हैं वो पॉजिटिव मानते हैं। हमेशा टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ए पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है और 3 माइक्रो कूलम पॉजिटिव है, इस पर ही पॉजिटिव है, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में और -3 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, तो E2 इधर हो। तो जो टोटल E होगा, चूंकि डायरेक्शन दोनों की एक ही है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2 और क्वांटिटी में बराबर रहेंगे क्योंकि ये दोनों चार्ज बराबर हैं और इनके बीच की डिस्टेंस भी बराबर है। तो हम इसको 2E1 लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ई की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F/Q इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर की आधी हो जाएगी यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू की पावर 9, चार्ज कितना है 3
इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आंसर आता है 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सर 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब ये पार्ट तो ए हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पर। कहते हैं कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई। यहाँ पर अगर हम कोई Q चार्ज रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5.4 इंटू 10⁻6, तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगे। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू ई कितना है 5.4 इंटू 10⁻6, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई कि अगर हम कोई चार्ज यहाँ रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चार्जेस बराबर हैं, बस साइन अपोजिट है। लोकेटेड पॉइंट्स 0,0, -15 सेंटीमीटर एंड 0,0 + 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What are the total charge and electric dipole moment of the system। ठीक है, तो अगर हम यहां पर डायरेक्शंस बनाएंगे, ये डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस रही, इसके परपेंडिकुलर यहां पर बाई डायरेक्शन रही, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन। नीचे की ओर अब प्लस -15 सेंटीमीटर, यानी कि इस जगह 0 है, यहां पर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि देखिए एक्स और वाई में तो 0 0 है, सिर्फ जेड में ही डिस्टेंस है। तो -15 सेंटीमीटर पर है आपका, यहाँ पर -15 सेंटीमीटर पर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ऊपर की तरफ 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो चार्ज है वो है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो ये डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। इसका डाइपोल का फॉर्मेशन। तो इन्होंने कहा पहला टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना आएगा अगर हम टोटल चार्ज की बात करें। टोटल चार्ज इक्वल्स टू, तो प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, और माइनस करेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल्स टू टोटल चार्ज 0 आए। अब डाइपोल मूवमेंट पूछ रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अगर हम मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट P से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो होता है Q इंटू 2L। दोनों चार्ज अगर बराबर है तो कोई एक चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो Q कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और डिस्टेंस है 15 नीचे की तरफ रही, 15 ऊपर की तरफ रही, 30 सेंटीमीटर। कितनी 30 सेंटीमीटर, उसको करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर।
तो ये डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू दे रखी है, P इक्वल्स टू क्या हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, थीटा दे रखा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा। तो P कितना हमारा 4 इंटू 10⁻⁹, E कितना है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब कैलकुलेट करने के बाद आता है 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने 10 क्वेश्चंस किए। अगले में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।